नमस्कार साथियों, मैं जीत गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। साथियों, मैं आज प्रैक्टिस नंबर 3 लेकर आया हूं, जो कि सीटेट ईबीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट और करा दिया है। अगर अभी आपने वो प्रैक्टिस नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप दोनों प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और इसमें भी टॉप 20 क्वेश्चन होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। इसमें आपके और भी कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे वो अपने नोट्स में ज़रूर नोट करिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चूहे में कौन सी अक्षमता पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास सुनने में अक्षमता, सूंघने की अक्षमता, देखने की अक्षमता या फिर ऑप्शन नंबर डी बोलने की अक्षमता। तो बताइए आप सभी लोग कि चूहे में कौन सी कमी पाई जाती है? अक्षमता मीन्स कमी। तो क्या चूहों में सुनने में अक्षमता यानी कमी पाई जाती है, या फिर सूंघने में अक्षमता पाई जाती है, या फिर देखने में अक्षमता पाई जाती है, या फिर बोलने में अक्षमता पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देखने की अक्षमता। चूहे में जो देखने की क्षमता होती है वो कम पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर कहाँ के निवासी थे? तो बताइए आप सभी लोग, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलांकर कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन हमारे पास है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो बताइए आप सभी लोग कि विष्णु चिंचलांकर कहाँ के निवासी थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। विष्णु चिंचलांकर जी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से रहने वाले थे। ठीक है, और ये एक कलाकार थे। और मध्य प्रदेश के बारे में आप सब जान ही रहे हैं, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। क्या है? भोपाल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और भोपाल को ही झीलों का शहर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कहीं मिले कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है तो भोपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्न में से बच्चे का पहला स्कूल होता है। बताइए आप सभी लोग, बच्चे का पहला स्कूल क्या होता है? क्या पहला समाज होता है, या पहला स्कूल परिवार होता है, या पहला स्कूल बच्चे का पहला स्कूल ही होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कोचिंग संस्थान। तो बताइए आप सभी लोग, बच्चे का पहला स्कूल निम्न में से क्या होता है? समाज, परिवार, स्कूल या फिर कोचिंग संस्थान? तो हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे का पहला स्कूल जो होता है वो क्या होता है? परिवार। क्या होता है? परिवार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विष्णु चिंचलांकर किस चीज़ से कलाकारी करते थे? अभी इससे पहले हमने पढ़ा है कि विष्णु चिंचलांकर एक कलाकार थे जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है कि वो किस प्रकार के कलाकार थे। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, वो पत्थरों से कलाकारी करते थे, वो बालू से कलाकारी करते थे, या सूखी पत्तियों से कलाकारी करते थे, या कागज़ के कलाकारी करते थे? तो बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूखी पत्तियों से। ठीक है, विष्णु चिंचलांकर जी सूखी पत्तियों से कलाकारी करते थे। वो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ सूखी पत्तियों से बनाया करते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में से कौन पानी के स्रोत में नहीं आता है? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन पानी के स्रोत में नहीं आता है, किस किस चीज़ों से हमें पानी प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हमें पानी नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास
झील, कुआं, तालाब। ऑप्शन बी है झरना, सागर, नदी। ऑप्शन सी है नहर, ट्यूबवेल, नल। और ऑप्शन डी है हमारे पास नलकूप, टांका, पेड़। तो बताइए आप सभी लोग, कौन पानी के स्रोत में नहीं है? हमें बताना है कौन पानी के स्रोत में नहीं आता है। तो देखते हैं, झील पानी का स्रोत है, कुआं पानी का स्रोत है, तालाब ये भी पानी का स्रोत है। इसका मतलब ऑप्शन ये सही है हमारा। फिर ऑप्शन बी देखते हैं, झरना भी पानी का स्रोत है, सागर ये भी पानी का स्रोत है, और नदी भी पानी का स्रोत है। तो ऑप्शन बी भी हमें पानी के स्रोत में मिल रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, नहर से भी हमें पानी प्राप्त होता है, ट्यूबवेल से भी पानी प्राप्त होता है, और नल से भी पानी प्राप्त होता है। तो ये भी पानी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, नलकूप से भी पानी हमें मिलता है। टांका भी पानी मिलता है। अच्छा, टांका एक वर्ड आया, इस टांके से संबंधित क्वेश्चन हमारा सीटेट में कई बार बन चुका है। ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के लोग अपने आंगन में वर्षा के पानी को संरक्षित करने के लिए टांका बनाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, टांका। ठीक है, तो टांका से भी हमें पानी प्राप्त होता है। और पेड़ से पानी हमें प्राप्त होता है, पेड़ से पानी नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें दो चीज़ों से तो पानी प्राप्त हो रहा है, लेकिन पेड़ से पानी नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें क्वेश्चन जो बताना था कि कौन पानी के स्रोत में नहीं आता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पकवान गेहूं से नहीं बनता है? अब हमें बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा पकवान है जो गेहूं से नहीं बनता है। ऑप्शन है हमारे पास रोटी, हलवा, समोसा, डोसा। तो बताना है गेहूं से इसमें से कौन नहीं बनता है। तो रोटी हमारा गेहूं से बनता है, ये भी सही है। हलवा भी हमारा गेहूं से बनता है, ये भी सही है। समोसा गेहूं से बनता है, समोसा गेहूं से नहीं बनता है। समोसा जो बनता है वो मैदे से बनता है। ठीक है, तो हमारा अगले क्वेश्चन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, गेहूं से समोसा नहीं बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बच्चों के भोजन से संबंधित संकुचित सोच को कम करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? हमें इसमें बताना है कि बच्चों के भोजन से संबंधित जो संकुचित सोच होता है उसको कम करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, भोजन पर आधारित समूह चर्चा करनी चाहिए। तो भोजन पर आधारित समूह चर्चा हमें करनी चाहिए, ये तो करना चाहिए, लेकिन हमें बताना है क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारे पास, बच्चों की बातों को संवेदनशीलता के साथ सुनना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही लग रहा है कि हमें बच्चों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक हमें सुनना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। ऑप्शन सी है हमारे पास, बच्चों की बातों को अनसुना कर देना चाहिए। अब हमें ये नकारात्मक ऑप्शन लग रहा है, निगेटिव ऑप्शन है। ठीक है, हमें कभी भी बच्चों को अनसुना नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों की बातों को संवेदनशीलता के साथ हमेशा सुनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें बताना था कि क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कि बच्चों की बातों को कभी भी हमें अनसुना नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लिंग हु फेन। अब पकवान से संबंधित कई बार सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो पकवान से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको मिले उनको आप सब अपनी नोट्स में ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, लिंग हु फेन कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है? ऑप्शन है हमारे पास चीन, हांगकांग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए आप सभी लोग कि लिंग हु फेन कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है। इसका जो राइट आंसर होगा वो
ऑप्शन नंबर बी होगा, हांगकांग। ठीक है, हांगकांग का प्रसिद्ध पकवान लिंगहू फेन है, और लिंगहू फेन सांपों का एक पकवान होता है, वो सांपों से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ प्रसिद्ध है। अब सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ प्रसिद्ध है, ये भी सीटेट में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि सरसों के तेल में मछली कहाँ बनाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास केरल, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो बताइए आप सभी लोग, सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ पे खाई जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कश्मीर होगा। क्या होगा, कश्मीर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, नारियल के तेल में बनी हुई मछली किस राज्य में प्रसिद्ध है। अभी आपने पढ़ा कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली प्रसिद्ध है कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें बताना है नारियल के तेल में बनी हुई मछली किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा। तो बताइए आप सभी लोग कि नारियल के तेल में बनी हुई मछली किस राज्य में प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोवा। क्या होगा, गोवा। ठीक है, गोवा में सरसों वो नारियल के तेल में बनी हुई मछली प्रसिद्ध है। ठीक है, और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। ठीक है, और गोवा के इस समय चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्रमोद सावंत हैं। तो इस क्वेश्चन से इतने प्रश्न हमारे तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे नए स्टर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में से कौन सा पकवान चावल से नहीं बनता है। तो बताइए आप सभी लोग कि इनमें से जो पकवान दिया हुआ है कौन चावल से नहीं बनता है। ऑप्शन हमारे पास डोसा, ऑप्शन बी है रोटी, ऑप्शन सी है मोमोज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत छोटा और सरल क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता ही सकते हैं कि इनमें से कौन सा पकवान है जो चावल से नहीं बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि डोसा चावल से बनता है, मोमोज भी चावल से बनता है, लेकिन रोटी जो है वो चावल से नहीं बनता है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, रोटी चावल से नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, टैपिकोवा कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है। तो बताइए आप सभी लोग टैपिकोवा कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है। ऑप्शन हमारे पास कश्मीर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गोवा। तो बताइए आप सभी लोग टैपिकोवा कहाँ का प्रसिद्ध पकवान है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक है, केरल का जो प्रसिद्ध पकवान है वो टैपिकोवा, वो नारियल की डली में बनाया जाता है। ये नारियल की डली होती है और किसी करी में पकाकर इसको बनाया जाता है। ठीक है, और केरल में ही हमारा साइलेंट वैली भी आता है। अगर शांत घाटी का कभी भी नाम कहीं पे आए तो हमारा दिमाग सीधे केरल में पहुंच जाना चाहिए कि शांत घाटी जो है वो कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास कैसे किया जा सकता है। तो बच्चों में हम क्रिएटिविटी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास बच्चों को स्वतंत्र कर दिया जाए, बच्चों को पुरस्कार दिया जाए, बच्चों को विषय वस्तु रटाकर, या फिर ऑप्शन है हमारा डी है हमारे पास बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न
तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो बताइए आप सभी लोग कि बच्चों में हम क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हम, ये बच्चों को स्वतंत्र कर दिया जाए। क्या बच्चों को स्वतंत्र करके हम क्रिएटिविटी उनमें डेवलपमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत है। बच्चों को पुरस्कार दिया जाए। अब बच्चों को पुरस्कार देना भी ये एनसीएफ 2005 नहीं कहता है। ठीक है, तो पुरस्कार और दंड के खिलाफ है एनसीएफ, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर बी भी गलत मिल रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। बच्चों को विषय वस्तु रटाकर। अब एनसीएफ 2005 तो सख्त खिलाफ है बच्चों को किसी विषय वस्तु को रटाना। ठीक है, तो बच्चों को हम किसी भी विषय वस्तु को कभी रटाना नहीं चाहिए। अब ऑप्शन डी हमारे पास बचता है, तो जाहिर सी बात है अकेला है तो यही सही होगा। हमें बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे बच्चों में क्या होता है, उनके अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो बाहर आती हैं और अपनी क्रिएटिविटी लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, और उनमें सृजनात्मकता का विकास हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप बच्चों को किसी विषय वस्तु को अच्छे से कैसे समझा सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो बताइए, टीचर आप सब बनने जा रहे हैं तो बताइए आप सभी लोग कि आप बच्चों को किसी वस्तु को अच्छे से कैसे समझा सकते हैं। क्या आप अच्छी तरह से व्याख्या करके बच्चों को समझा सकते हैं, या ऑप्शन बी है विषय वस्तु को रटाकर, या ऑप्शन सी है बच्चों को दंड देकर, या फिर ऑप्शन डी है विषय वस्तु को बाह्य परिवेश से जोड़कर बताया जाए। तो बताइए आप सभी लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छी तरीके से व्याख्या करके, चलिए ऑप्शन ए भी हमारा सही लग रहा है। क्या देखते हैं इससे और भी बेटर ऑप्शन हमें कोई दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी है विषय वस्तु को रटाकर। अभी हमने बताया कि एनसीएफ 2005 किसी भी बच्चे को विषय वस्तु को रटाने से मना करता है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है बच्चों को दंड देकर। बच्चे को हमें कभी भी दंड और पुरस्कार नहीं देना है। ठीक है, अब ऑप्शन डी भी हमारे पास बचता है विषय वस्तु को बाह्य परिवेश से जोड़कर बताया जाए। तो ये ऑप्शन डी हमारा ज़्यादा बेटर लग रहा है ऑप्शन ए की अपेक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों को हमें किसी विषय वस्तु को जब भी बताएं तो विषय वस्तु को बाह्य परिवेश से जोड़कर बताया जाए, तो वो बच्चे उस विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, किस पक्षी के सिर पर कलंगी होता है तथा राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाता है। अब बताइए कौन सा पक्षी है जिसके सिर पर कलंगी होता है। कलंगी जानते हैं, जिसके सिर पे ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक है, अब वो कौन सा पक्षी है जिसके सिर पर कलंगी होता है, बताइए आप सभी लोग। अब कलंगी देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसमें एक हिंट और भी दिया है, तथा राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाता है। अब तो आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है और मोर के सिर पे ही कलंगी होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रकृति का सफाई कर्मी किस पक्षी को कहा जाता है। अब कौन सा पक्षी है जिसको प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास बाज, ऑप्शन बी है गिद्ध, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है बतख। तो बताइए आप सभी लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गिद्ध। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी जीव जंतु जब मृत हो जाते हैं तो गिद्ध जो होते हैं उनको अपना भोजन बनाकर और प्रकृति की सफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गिद्ध को जो है प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कौन सा पक्षी लाल मिर्च खाता है और उसके चोंच लाल होते हैं। माफ़ करिएगा,
यहाँ पे चोर हो गया है, चोंच होना चाहिए। ठीक है, इसको आप सब लोग सही कर लीजिएगा, चोंच। ठीक है, तो कौन सा पक्षी है जो लाल मिर्च खाता है और उसके चोंच लाल होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मुर्गा, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी है गौरैया और ऑप्शन डी है तोता। तो इस क्वेश्चन को भी आप सब जानते ही हैं कि कौन सा पक्षी है जो लाल मिर्च खाता है। तो लाल मिर्च खाने वाला पक्षी कौन सा है? सभी के घरों में लोग घरों में पालते भी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, तोता। तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कौन सा पक्षी पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है? बताइए आप सभी लोग, इनमें से कौन सा पक्षी है जो पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास गौरैया, ऑप्शन बी है दर्जन चिड़िया, ऑप्शन सी है फाख्ता और ऑप्शन डी है कबूतर। घोंसला बनाने से संबंधित क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की भी संभावना है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में घोंसले से संबंधित कई सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो ये चांस बनने का है। तो संभावना है कि अगली बार भी परीक्षा में घोंसले से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है गौरैया, ऑप्शन बी है दर्जन चिड़िया, ऑप्शन सी है फाख्ता और ऑप्शन डी है कबूतर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दर्जन चिड़िया। अब दर्जन चिड़िया के नाम से ही पता चल रहा है कि दर्जी का काम क्या है? कपड़ों को सिलना। वैसे दर्जन चिड़िया जो है वो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कौन सा पक्षी पेड़ों में छेद करके कीड़ों को खाता है? अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ों में छेद करके कीड़ों को खाता है? ऑप्शन ए है हमारे पास रोबिन चिड़िया, ऑप्शन बी है कठफोड़वा, ऑप्शन सी है तीतर और ऑप्शन डी है गौरैया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कठफोड़वा। कठफोड़वा जो है पेड़ों में छेद करके उनमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इनमें से खाना पकाने के तरीकों में नहीं आता है। अब खाना पकाने के तरीकों से पिछली बार सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो इनमें बताना है हमें कि इनमें से जो तरीका है वो कौन सा तरीका है जो भोजन पकाने के तरीके में नहीं आता है। ऑप्शन ए है भूनकर, ऑप्शन बी है उबालकर, ऑप्शन सी है तलकर और ऑप्शन डी है गूंथकर। तो बताइए आप सभी लोग कौन सा ऐसा तरीका है इसमें जो खाना पकाने के तरीके में नहीं आता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भूनकर भी खाने को बनाया जाता है। ठीक है, उबालकर भी भोजन को पकाया जाता है, तलकर भी हम भोजन को पकाते हैं और गूंथकर, अब गूंथकर हम भोजन को पकाते नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। गूंथना तो भोजन बनाने का एक तरीका है, ठीक है, लेकिन भोजन पकाने का तरीका नहीं है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो यहीं पे आज प्रैक्टिस सेट हमारा ख़त्म होता है। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी हमारे मित्र पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।